नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको स्वर के भेद, मात्रा, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल रूप में आपको पढ़ाई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यानी कि जो MCQs हैं वो देखने हैं। तो क्योंकि पेपर में तो यही आते हैं। अब जो चीज़ पेपर में आती है उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि प्रश्न यहीं से आएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सवाल बनेंगे ही नहीं। जब आप देखेंगे स्वर में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं तो यही क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइप के। तो टाइप के लिए आपको क्या करना है कि इससे पहले जो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास हुई है स्वर वाली, ये आपको ज़रूर देखनी है। आप इसको देख लेंगे तो इसका टाइप भी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के और कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम इन 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो वर्णमाला का चैप्टर है ना, ये ऐसा चैप्टर है कि कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर उसमें हिंदी व्याकरण आ रहा है, यानी कि हिंदी व्याकरण आपका सिलेबस में है, तो आप ये मान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन में से 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की तैयारी हमें करनी है। देखिए, वैसे भी कोरोना चल रहा है, अभी उम्मीद नहीं है किसी भी पेपर के होने की। दोबारा से बढ़ने लगा है ये कोरोना, पिछले साल भी था, इस साल दोबारा आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पढ़ाई रोक देंगे। हमें अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। क्या करना है फिर हमें हमें धीरे धीरे कछुए की चाल से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ताकि जो हमारी पढ़ाई है वो डिसकंटिन्यू ना हो। और मैं भी यही प्रयास करूँगा कि हफ्ते में आपको अगर डेली वीडियो ना दे सकूँ तो कम से कम एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो देता रहूँ, ताकि आपकी पढ़ाई रुके ना। और मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा टीचिंग ऑफ स्टाइल जो है अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप पुश कर दें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर क्लास छूटती है तो बहुत कुछ छूट जाता है मित्रों। तो आपका कुछ ना छूटे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन करें। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए, ये चीज़ें क्या है कि आपको फिक्स याद होनी चाहिए। आपको ये तो टिप्स पे याद होनी चाहिए कि भाई 33 तो व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं, 2 आयोगवाह होते हैं और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 52। इन प्रश्नों में ना तुक्का नहीं चलता है। तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, तभी कोई भी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है ना, वो तभी क्लियर होता है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपने अंदर बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो भाई जो हमारा पहला प्रश्न है इसका आंसर हो गया 52। जो हमारे मानक वर्ण हैं, क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो मानक वर्ण हैं वो हमारे 52 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, 11, 13, 10 या 12। तो देखिए, ये भी हमें बिल्कुल पक्का ही पता होना चाहिए कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो, नो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बिल्कुल पक्का पता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी अंग और आहा भी तो होता है। तो भी मैं बता दूं कि ये जो है आपके स्वर नहीं है, ये आयोगवाह हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 13 को उत्तर कराएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर होगा 11। बाकी मित्रों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इससे पहले जो क्लास हुई है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उस क्लास पे जाइए, उसको देखिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो स्वर हैं, अच्छा मात्रा क्या होती है, मात्रा होती क्या है। जो हमारे स्वर हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, इनका प्रयोग जब व्यंजन के साथ होता है तो इन स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। जो वो बदला हुआ स्वरूप होता है उसको हम मात्रा कहते हैं। जैसे मान लो ये अक्षर है आ, अब इसको हमें अगर का के साथ यूज करना है तो हम इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं कि का आ का, नहीं, हम इसको कैसे करेंगे, का। तो ये जो है ये इसका स्वरूप बदल गया, ये इसकी मात्रा है। किसकी मात्रा है, स्वर की मात्रा है, ये स्वर की मात्रा, ये इसका बदला हुआ मात्रा। एक्चुअली क्या, मात्रा स्वर का बदला हुआ स्वरूप है जो व्यंजन के साथ प्रयोग होता है। अब वो यही पूछ रहा है कि मात्राओं की कुल संख्या कितनी है। तो भाई स्वर होते हैं कितने, 11,
तो मात्रा कितनी होनी चाहिए, मात्रा भी 11 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा उत्तर 11 सही होगा। जी नहीं, हमारा उत्तर 11 सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसको समझ लो। देखिए स्वर 11 तो होते हैं, लेकिन जो हमारा पहला स्वर होगा अ, इसकी तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। तो जब इसकी मात्रा नहीं होती तो एक कम हो जाएगी 11 में से, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मात्राओं की संख्या होती है 10। आप लोग भी अपना आंसर करते रहें और बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपका स्कोर क्या रहा है। निम्न में से कौन सा स्वर संवृतित है, देखिए इसमें थोड़ा सा ही रह गया, वृतित है। तो देखिए संवृतित जो स्वर होते हैं ये वो स्वर होते हैं, इनको बोलते समय क्या होता है कि जो हमारा मुंह है बहुत कम खुलता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह खुला ही नहीं है। तो ऐसे जो स्वर होंगे उनको हम संवृतित स्वर बोलते हैं। अब देखो आ पूरा ही मुंह खुल गया भाई इसमें, तो आओ इसमें भी मुंह खुला है, ए इसमें भी मुंह खुला है। लेकिन अगर आप ई बोल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ई, मुंह तो खुला ही नहीं, कुछ गले में से आवाज़ आई ना, तो जीभ में कंपन हुआ ना, होंठों में हुआ ना, दांत खुले, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आपका संवृतित स्वर है, जिसमें मुंह बिल्कुल कम खुलता है, ऐसा लगता है जैसे खुला ही ना हो। अगला प्रश्न है, कौन सा पश्य स्वर है। देखिए जीवा के आधार पे जो हमारे स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं। अगर मैं यहाँ जीभ बनासी दूँ तो ये देखो, तो इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे जीभ को। अगला जो होगा ये तो अग्र स्वर होगा, मतलब अग्र भाग है, ये मध्य भाग है और ये पश्य भाग है। पश्य यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये पश्य भाग है। तो वो कह रहा है पश्य स्वर कौन सा है। पश्य स्वर वो होगा जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब उसका उच्चारण करेंगे तो जो ये पीछे का भाग जो है जीभ का, इसमें कंपन होगा, इसके आधार पर वो बोला जाएगा पश्य स्वर। तो देख लेते हैं अ ई ए ओ। अब आप इनको जब बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ओ है ये पीछे से बोला जा रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कंपन इतना कम होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जीभ का पिछला हिस्सा ओ, देखो गले में से ही आवाज़ निकली, बिल्कुल जैसे गले में से ही निकल रही होती है, ये जीभ का पिछला हिस्सा है। ओ जो है ये हमारा पश्य स्वर है। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है। तो देखो या व रा या ला। अब आप सोचोगे सर जी ये तो सारे व्यंजन हैं, इसमें तो कोई स्वर है ही नहीं, तो अर्ध स्वर कहाँ से आएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन देखिए ये अर्ध स्वर का क्या मतलब कि आधा स्वर है और आधा व्यंजन है, इसका मतलब ये है। तो इसमें जो हमारा ये है या, ये अर्ध स्वर कहलाता है। क्यों कहलाता है अर्ध स्वर, क्योंकि कई बार ये स्वर के रूप में भी प्रयोग होता है और व्यंजन के रूप में भी प्रयोग हो लेता है। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, महिलाएं, महिलाएं ऐसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, महिलाएं। ऐसे भी महिलाएं लिखा जाता है, ऐसे भी महिलाएं लिखा जाता है। तो देखो ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो ये जो या है ये स्वर के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ। वैसे तो ये वाला ठीक है, लेकिन हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो स्वर की जगह ये या जो है ये प्रयोग हो गया, तो इसलिए इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। कई बार ये स्वर का भी काम करता है और व्यंजन तो ये है ही है। या जो है ये हमारा अर्ध स्वर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक का मतलब कि जो हमारे मानक जो वर्ण हैं, मानक वर्ण है हमारे 52, तो उन 52 में कौन सा वर्ण इनमें से नहीं आता है। ख भा, कुछ बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे क्या है, इसको झ, जो आजकल हम झ झंडा लिखते हैं ना, ये झ है, ये पा, तो यही अमानक वर्ण है। एक्चुअली भा और झा इनमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी बच्चों को, तो बाद में इसको हटा के इस वाले झा को स्वीकार कर लिया गया और इसको अमानक करार दे दिया गया। अब यह मानक वर्ण में नहीं है। वैसे देखने को मिल जाएगा, आप पुरानी किताबें देखेंगे तो इसमें ये वाला वर्ण जो है झा छपा हुआ मिलता है, लेकिन अब वर्तमान में इसको हमने मानक नहीं माना, ये अब अमानक हो गया, ये हमारी वर्णमाला से बाहर ही समझ लीजिए आप इसको। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो ये मैंने उसमें पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भाई आपके लघु स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर और एक और होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। बाकी विस्तार में अगर आपको देखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है स्वर
स्वर के भेद, उसके प्रकार, वो आप जाके देखेंगे। मात्रा वगैरह उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु व गुरु स्वर की संख्या क्रमशः कितनी होती है, यानी कितने लघु होते हैं और कितने गुरु होते हैं। तो मित्रों 4 तो लघु होते हैं और 7 गुरु होते हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। लघु जो है इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, आ, ई, उ और ऋषि, और बाकी के सारे इसमें गुरु में आ जाएंगे। निम्न में मध्य स्वर कौन सा है। देखिए ये दोबारा से वही आ गया जीभ वाली कहानी कि ये जीभ है, इसके 3 हिस्से करेंगे तो मध्य यानी कि ये वाला। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें से स्वर है जिसको बोलने पर जीभ का जो मध्य भाग है इसमें कंपन होगा या इसके द्वारा वो बोला जाएगा। तो आ, ई। आप इनको बोल के देखेंगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें मैंने बताया कि कंपन बहुत ही मामूली होता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। इसका आंसर है ए, यानी कि अ। आप बोल के देखना जीभ से, ये जब बोलोगे तो जो जीभ है उसके बीच वाला हिस्सा कंपित होगा। निम्न में कौन सा सजातीय स्वर है। देखिए स्वर मैंने बताया कि स्वर 3 तरह के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक तो होता है लघु और एक होता है दीर्घ। जो दीर्घ स्वर होता है ना आपका, इसी के अंदर 2 तरह के स्वर होते हैं। एक तो होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। ये उस वीडियो में भी मैंने बताया, उसमें और अच्छे से बताया, उसमें देख लीजिए। तो दीर्घ स्वर में एक तो सजातीय होता है, विजातीय। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। इन 7 में देखो, जैसे कि मान लो ये ई है तो ये कैसे बनेगा, ई जमा ई। ए कैसे बनेगा, ए आपका जो है भाई ये किस तरह से बनेगा, ए बनने का जो तरीका है वो है आ और ई। अब देखो अगर हम ओ की बात करें तो ओ कैसे बनता है, ओ बनता है हमारा अ जमा उ, इससे बनेगा। तो अब देखो जो ये दीर्घ स्वर हैं, ये 2 तो मैंने आपको 3 करके बता दिए। तो इसमें देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं, ई जो है, लेकिन जो ये ए है आ और ई से बन रहा है, इनकी जात अलग अलग हो गई। ये विजातीय हो गए और ये सजातीय हैं। तो ई जो होता है हमारा, ये कैसा है, ये सजातीय स्वर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा पश्य स्वर है। ये वही जीभ वाली कहानी फिर आ गई भाई, यानी कि ये अग्र, ये मध्य और ये पश्य। तो इधर से कौन सा बोला जाता है ये आपको बताना है, आ, ई या ए। तो इसकी भी वही कहानी है कि आप इसको बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आ है ये जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है, ये पश्य स्वर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वृत्तामुखी स्वर कौन से होते हैं। भाई वो जो स्वर, अगर हम स्वरों की बात करें, एक तो होते हैं जीवा के आधार पर, एक तो हैं स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है मुंह के खुलने के आधार पर, और एक होता है होठों की आकृति के आधार पर। तो होठों की आकृति के आधार पर 2 तरह के स्वर होते हैं, एक वृत्तामुखी और एक अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी वो होते हैं जिसमें अगर हम उन स्वरों को बोलेंगे तो हमारा मुंह वृत्त की तरह हो जाएगा, ऐसे गोल हो जाएगा। और अवृत्तामुखी, इसमें हमारा मुंह गोल नहीं होगा। मुंह का मतलब है होठ, होठों की जो आकृति है वो गोल हो जाएगी, होठ, मुंह नहीं, होठ। होठ जो है उसकी आकृति वृत्ताकार हो जाएगी। तो ये तो हो जाएंगे वृत्तामुखी, और जिसमें नहीं होगी वो अवृत्तामुखी। तो आप देख लेते हैं, इनमें बोल के देखो, आ ई ऊ। देखो ऊ बोलते ही ना दोनों जो होठ हैं वो ऐसे हो गए गोल, तो यही हमारा वृत्तामुखी है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मित्रों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये मैं आपके लिए बिल्कुल ना हीरे निकाल के लाया हूँ। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स बनाएं, इनको लिखें। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ इसकी। आगत स्वर, आगत स्वर कौन सा है इसमें से, आ, अंग, आहा। तो आगत स्वर क्या है कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसने और जो अन्य भाषाएं हैं वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार किया है, अन्य भाषाओं से। तो उसी में एक होता है आगत स्वर। जैसे आपने देखा होगा ना, लिखा होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर में ऐसे लिखा जाता है, या देखो लिखा हो कॉपी, तो कॉपी में भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये चांद बिंदु ने, ये अर्ध चांद है, अर्ध चांद ही आगत स्वर होता है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना समय अधिक समय लगे उसे क्या कहेंगे, आगत स्वर, अग्रस्वर, संवृत स्वर या प्लुत स्वर। तो देखिए जो हमारा, मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये प्लुत स्वर है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये कोई अलग स्वर नहीं है। जो हमारा लघु स्वर होगा
इसी को जब हम खींच के बोलें और बोलने में 3 गुना समय लें तो ये प्लुत स्वर बन जाता है। और जो हमारा दीर्घ स्वर है, इसी को जब हम खींच के बोलें और बोलने में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे तो ये प्लुत स्वर बन जाता है। तो यही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि लघु स्वर से 3 गुना यानी कि प्लुत स्वर। जैसे आपने देखा होगा ओम, ओम ऐसे भी लिखते हैं, ई ओई ओम, ओम, है ना। इस तरह से भी आपने देखो ओम लिखा हुआ देखा होगा, ओम, ऐसे ओम लिखा होता है। तो ये जो है, ये जो चिन्ह है, ये प्लुत स्वर के चिन्ह है। इसमें क्या है कि जो ये ओ था आपका, इसी को खींच दिया गया, ओ को ही खींचा। वैसे तो जो ओ है ये आपका कौन सा स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन इसको ही डबल समय लिया इसको बोलने में, ओम ऐसे, तो ये प्लुत स्वर बन गया। तो ये प्लुत स्वर कोई अलग सा नहीं है, ये दीर्घ और लघु स्वर का ही प्लुत स्वर बनता है। जब लघु स्वर को 3 गुना समय लेके बोलें और दीर्घ स्वर को 2 गुना समय लेके बोलें तो ये आपका प्लुत स्वर हो जाता है। बाकी और डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, ये 15 प्रश्नों की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी तरह की क्वेरी है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मित्रों, स्वस्थ रहें, अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, कोरोना से बचे रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। बाकी दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।